हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमकेजी मैथ्स एकेडमी में। और आइए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या है? देखो, मैंने चित्र बना रखा है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो देखो, हमने क्या काम करा, ये दो आवेश ले लिए हैं Q1 Q2 और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी R1 है और Q2 आवेश की मूल बिंदु से दूरी R2 है। तो Q1 के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल F21 है और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 है। तो देखो, इसके बीच की दूरी कितनी हो गई हमारे पास? R21 हो गई, क्योंकि हमने किससे लिया है? सदिश सदिश योग के त्रिभुज नियम से लिया है। दूरी जो है हमारे पास कितनी होगी? R21। क्योंकि ये हमने दिशा ले रखी है, तो क्या करेंगे, जो ये जहां पर इसकी सिरा मिलता है उस वाली दूरी में से हम पीछे वाली दूरी को घटा देंगे। सदिश योग त्रिभुज का नियम होता है ये। तो सबसे पहले जो हमें इसमें दिया है हम उसको मान लेंगे। क्या मानेंगे? देखो, माना माना दो आवेश, कौन कौन से? Q1 व Q2 हैं, जिनकी मूल बिंदु O से दूरी R1 व R2 हैं, जिनके स्थिति सदिश R1 व R2 हैं। ये इनके स्थिति सदिश हैं, R1 व R2। थोड़ा सा साफ करके लिख लेते हैं, घना हो रहा है। R1 व R2 हैं। तो ये इसकी स्थिति सदिश हो गए R1 व R2। अब हम क्या काम करेंगे, सदिश योग के त्रिभुज नियम से हम इनके बीच के बीच की दूरी R21 का मान ज्ञात कर देंगे। देखो, तो लिखेंगे सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या होगा कि जहां पर इस वाली दूरी का सिरा मिल रहा है उस दूरी में से, यानी कि R21 बराबर R2, यानी कि जो पहले आ रहा है उसमें से बाद वाला घटा देंगे, यानी कि R1 को घटा देंगे। सीधा सीधा सा हिसाब है इसमें कि जो पहले आ रहा है उसको पहले वाले में से दूसरा वाला घटा दो, तो ये इसका मान आ जाएगा निकल कर। अब हमें क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो इसका सदिश रूप आया है, हम इसकी दूरी निकालेंगे तो इसका क्या निकालेंगे? परिमाण निकालेंगे। हम इसको लिखेंगे इस तरीके से R21 बराबर R2 माइनस के R1। और इस पर क्या करते हैं, हम मोड़ लगा देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? इसका परिमाण यानी कि मान कहलाता है। अब हम क्या काम करेंगे, देखो, सबसे पहले Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे माना वो Q1, देखिए इस तरीके से लिखेंगे इसको। यदि यदि R21 R21 कैप किसकी दिशा में? F21 की दिशा में। F21 की दिशा में एकांक सदिश
Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर, और R21 इसकी दिशा में क्या है, स्थिति सदिश है। तो देखो अब ये आ गया है हमारे पास Q1 Q2, ये मान हो गए, इनके बीच की दूरी कितनी है, R21 है। R21 का हमने स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब क्या है, इसका जो परिमाण था वो ये था, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया इसके बीच की दूरी को। अब हम इसकी जगह ये मान भी लगा सकते हैं, तो हम इसमें ये मान लगा लेंगे, लिखेंगे बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस के R1 पूरे का होल स्क्वायर, और R21 इसकी दिशा में क्या है, एकांक सदिश है। इसे लिख देंगे हम समीकरण एक, ये समीकरण एक हो गई, ठीक है। हमने पहले ही लिख दिया था ये R21 F21 की दिशा में एकांक सदिश हो तो इस पर लगने वाला बल। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर चाहे तो हम इक्विटी दे सकते हैं, यहाँ पर एक कारण दे सकते हैं कि F21 बराबर R21 बराबर क्या है, R2 माइनस के R, ये हो गई हमारे पास समीकरण एक। अब हम क्या काम करेंगे, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल ज्ञात करेंगे। एक बल ज्ञात हो गया, अब ऐसे ही दूसरा बल ज्ञात करना है, तो सीधे सीधे लिख देंगे Q2 इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दोनों आवेश Q1 Q2 है अपॉन इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देखो जब बल की दिशा इधर थी तो दूरी R21 थी, अब बल की दिशा किधर की तरफ, इधर की तरफ है, तो दूरी भी R12 हो जाएगी। तो R12 का होल स्क्वायर और R12 इसकी दिशा में क्या है, एकांक सदिश है। हम चाहेंगे तो डायरेक्ट इसका मान भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है, हमने लिख दिया है इसी प्रकार। इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं R1 R2 प्लस पूरे का होल स्क्वायर, इसकी दिशा में ये एकांक सदिश है। इसको पहले साफ सही तरीके से लिख देते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस के R2 पूरे का होल स्क्वायर, R12 ये समीकरण हमारे पास दो हो गई है। तो देखो इसके कारण बल ये आ गया, इसके कारण बल ये आ गया है। अब ये क्या है, ये F21 की दिशा में एकांक सदिश होते लिखेंगे, F12 की दिशा में एकांक सदिश है। तो ये इसकी दिशा में क्या है, एकांक सदिश है। अब हम क्या काम करेंगे, देखो समीकरण एक अब लिखेंगे, चूंकि सबसे पहले लिखेंगे चूंकि R12 R12
वे R21 क्या है, परिमाण में बराबर वे दिशा में क्या है, विपरीत है, विपरीत है। इसलिए R12 बराबर क्या हो जाएगा, R21 माइनस, तो देखो ये बराबर है क्योंकि ये भी एकांक सदिश है, ये भी एकांक सदिश है, यानी कि परिमाण दोनों का एक एक है, बराबर है, दिशाएं क्या है, विपरीत है। इसकी दिशा इधर की तरफ है, इसकी दिशा इधर की तरफ है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, Q1 Q2 इसमें भी है, Q1 Q2 इसमें भी है, और दूरी सेम वही है, जो दूरी इसमें है वही दूरी इसमें है, केवल क्या है, दिशा का अंतर है। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों बल आपस में क्या है, बराबर है, 2 1 बराबर है F12 के। ये निष्कर्ष निकलता है कि दोनों क्या है, बराबर हैं बल। और क्या निकलता है इससे, निष्कर्ष निकल कर आता है कि Q1 Q2 पर लगने वाले बल विपरीत तथा बराबर हैं, और न्यूटन का तृतीय नियम भी इससे क्या होता है, सत्य सिद्ध होता है। अतः दोनों आवेशों पर कार्य करने वाले बल बराबर व विपरीत हैं, बराबर भी हैं और विपरीत भी हैं। और क्या होता है इससे, इससे न्यूटन के तृतीय नियम न्यूटन के तृतीय नियम न्यूटन का तृतीय नियम भी सत्य होता है, यानी कि न्यूटन का तृतीय नियम भी क्या होता है, सत्य होता है। जितनी क्रिया करेंगे उतनी ही प्रतिक्रिया होगी और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। तो दोनों आवेशों पर कार्य करने वाले बल बराबर हैं और विपरीत हैं, और इससे न्यूटन का तृतीय नियम भी सत्य होता है। ठीक है, तो अगली हेडिंग है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, देखो इस नियम के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर, ये क्या है, ये कोई हमारे पास किसी बिंदु आवेश है, Q1 को हमने किसी बिंदु आवेश मान लिया है, अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, यानी कि Q2 के कारण इस पर लगने वाला बल, Q3 के कारण लगने वाला बल, और Qn के कारण लगने वाला बल, Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट ऐसे ही इस तरीके से लगने वाला जो बल है, इसको एक काम करते हैं, इसको डार्क कर देते हैं, दूरी है, इस दूरी को हम डार्क कर लेंगे, बस केवल यही डॉट डॉट में रहेगी क्योंकि ये nवे आवेश की है। इसको अभी डार्क कर लिया है। ये जो है nवे आवेश की दूरी है, तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया है, डॉट डॉट कर दिया है, r
एन। ये दूरी हो गई, मैं आपको दिखाई दी हुई है साथ में, इधर लिख देता हूँ आर एन। तो देखो, इसके कारण क्या, हमें इस बिंदु पर आवेश निकालना, परिणामी बल Q2 Q3 और Q डॉट डॉट क्यू एन के कारण लगने वाला परिणामी बल किस पर, Q आवेश पर, Q1 आवेश पर, उस बिंदु आवेश पर यानी कि Q1 आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए सभी बलों का सदिश योग होता है। इनके कारण जितना भी बल लगेगा उनका क्या होगा, सदिश योग होगा। तो हम क्या काम करें, ये हमारे पास एक निकाय है जिसमें हमने आवेश मान रखे हैं, तो मान लेंगे इसमें हम सिद्ध करेंगे, माना किसी निकाय में, किसी निकाय में n आवेश, कितने आवेश हैं, n आवेश, n आवेश है, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn उपस्थित है। तो Q1 से लेके Qn आवेश उपस्थित हैं तथा Q2 Q3 डॉट डॉट Qn के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, Q1 का स्थिति सदिश क्या है, R12 यानी कि Q2 आवेश के सापेक्ष, कॉमा R13 डॉट डॉट R1n है। ये इसके स्थिति सदिश हैं, Q2 Q3 और डॉट डॉट Qn के कारण। तो अब ये आ गया है हमारे पास, स्थिति सदिश आ गए हैं, आवेश हैं। अब हम क्या काम करेंगे, इन आवेशों के कारण Q बल पर लगने वाले बल की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे Q1 आवेश के कारण Q2 सॉरी Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन कितना, स्थिति सदिश कितना है इसका, R12। तो R12 का स्क्वायर, R12 की दिशा में एकांक सदिश, ठीक है। अब Q3 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F13 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर, और R13 इनकी दिशा में एकांक सदिश है। अब इसी प्रकार डॉट 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 करेंगे, डॉट 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 Qn के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला
बल F1N क्या आ जाएगा? बल 1F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R1N का होल स्क्वायर। R1N इसकी दिशा में एकांक सदिश है। तो ये सदिश योग होता है, या हमने लिखा नहीं था, देखो लिख देते हैं। सदिश योग होता है किसके बराबर? लिखेंगे F बराबर F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 प्लस F1N। परिणामी जो बल है वो ये होगा। इस नियम के अनुसार किसी आवेश पर कार्य करने वाला बल, परिणामी बल, तो लिखेंगे अतः, पता नहीं, सीधे सीधे लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा? F बराबर, यानी कि इस पर लगने वाला कोई बल है Q1, हम इसको F1 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 प्लस F1N। ये होगा। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? इसके मान लगा देंगे। कितना है हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर R12 प्लस 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर R13 एकांश सदिश प्लस डॉट डॉट प्लस। अब हम क्या काम करेंगे? एनवे का मान रख देंगे। एनवे बल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R1N का होल स्क्वायर इंटू R1N इसकी दिशा में एकांक सदिश। तो ये आ गया है मान हमारे पास। क्या काम करेंगे अब हम? इसमें से देखो क्या क्या कॉमन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और Q1 सब में कॉमन है, तो हम Q1 को कॉमन ले लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? Q1 आ जाएगा। देखो Q1 इसमें भी है, Q1 इसमें भी है, Q1 इसमें भी है। तो Q1 कॉमन आ गया, हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या? यहाँ पर Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर R12 क्या प्लस Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर इंटू R13 क्या प्लस डॉट डॉट प्लस। क्या आ जाएगा? 1 क्या बचेगा? Qn अपॉन R1N स्क्वायर, R1N का R1 क्या ये बच गया हमारे पास। F बराबर F1 बराबर, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से किसी आवेश पर कार्य करने वाला बल क्या होगा वो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। Q1 का मान लगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। फिर Q2 का मान लगा R12 स्क्वायर दिशा प्लस R3 स्क्वायर, सॉरी Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट Qn अपॉन R1N का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? बल ज्ञात कर सकते हैं किसी बहुत सारे आवेशों के कारण एक आवेश पर लगने वाले बल।
तो अगली हेडिंग है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश किसी बल का अनुभव करता है, तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखो इसको समझाते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी भी आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करता है? बल का अनुभव करता है। देखो जैसे कि तुम्हारे यहाँ पर कोई क्या कहते हैं, सभासद या कुछ भी हो, सभासद हो या चेयरमैन हो, तो उस चेयरमैन का प्रभाव तुम्हारे गांव तक या तुम्हारे नगर तक ही रहेगा, किसी अन्य नगर पर उसका प्रभाव इतना नहीं रहेगा जितना तुम्हारे नगर पर रहेगा। तो इसी तरीके से जैसे कि हमारे पास ये आवेश है क्यू, तो क्यू मान लो तुम्हारा चेयरमैन है, उसके चारों ओर का यह एरिया है, तुम्हारा नगर है। अगर इसमें कोई भी व्यक्ति बाहर से आएगा तो वो इसके संपर्क में आएगा और इसके क्या करेगा? इसकी ताकत का अनुभव करेगा। यानी कि ये जो है, ये व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति वहां पर हिसाब से बोलेगा कि कहीं है ना भाई ये चेयरमैन है, कहीं या ये पहलवान है कि इस वाले पहलवान को मार पीट ना दे, इसलिए क्या करेगा? ये इसके बल का अनुभव करेगा। जैसे कि तुमने देखा होगा, नॉर्मली रास्ते में जाते हो तो एक मोहल्ले के जो डॉग होते हैं, वो किसी अगर अन्य मोहल्ले का कोई डॉग आ जाता है तो उसको क्या करते हैं? उस पर भौंकते हैं और उसको वहां से भगा देते हैं। देखो, तो इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, यानी कि इसके चारों ओर का क्षेत्र, किसी आवेश, तो हम इसे लिखेंगे किसी आवेश, किसी आवेश यानी कि कोई आवेश है ये, इसके लिए क्या है? चारों ओर का क्षेत्र, चारों ओर का क्षेत्र। यानी कि ये रिंग है, रिंग मान लो एक तरीके से, और ये क्या है? बड़ा पहलवान है, छोटे पहलवान को ये करेगा धक्का देकर बाहर फेंक देगा, मारेगा कूटेगा और क्या करेगा? इसको बाहर फेंक देगा। तो हम ये आवेश भी क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे, और ये आवेश भी हम धनात्मक लेंगे। ये इसको बोलते हैं क्यू जीरो को परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। तो ये पहलवान साहब बाहर से आए हैं और कमजोर है, इसको हमेशा हम कमजोर ही लेंगे, यानी कि बहुत सूक्ष्म आवेश लेंगे, और ये आवेश क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जब ये इसके अंदर प्रवेश करेगा तो इसके बल का, यानी कि इसकी ताकत का अनुभव करेगा। रिंग में प्रवेश कर रहा है और ये इसको करेगा, इसको उठा पटक करके बाहर फेंक देगा रिंग से। इसी तरीके से ये क्या करेगा? इस पर बल लगाएगा। कौन सा? बड़ा वाला आवेश छोटे वाले आवेश पर बल लगाएगा। और जो छोटा वाला आवेश है, हम इसको ये मान लेंगे ये इस पर कुछ भी बल नहीं लगा रहा है, यानी कि इसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। हम इसको धन परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज लेते हैं और इतना सूक्ष्म लेते हैं कि मानो लगभग लगभग ये जीरो हो, यानी कि इसका कोई प्रभाव नहीं हो। ये काल्पनिक रूप से मान लिया जाता है ऐसा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता कि ये आवेश इस पर कुछ भी बल ना लगाए। जब आवेश है, इस पर चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो इस पर जरूर कुछ ना कुछ बल जरूर लगाएगा। देखो जैसे कि रिंग में कोई मान लो पहलवान है, एक बड़ा पहलवान है, एक छोटा पहलवान है, अगर वो 10 बार उसको पटकेगा तो एक आधा थप्पड़ या एक आधा दूसरा वो भी मार देगा छोटा वाला पहलवान। सेम कंडीशन यहाँ पर है, लेकिन हम ये मानेंगे कि इसकी ताकत लगभग जीरो ही है। तो इसके बल का अनुभव करेगा, ये बल लगाएगा, जो तीर दिखा रही है इसको दिखा रही है बल, बल का अनुभव। कैसे बल का अनुभव करेगा? अगर ये धनात्मक है, धन परीक्षण आवेश हम हमेशा धनात्मक ही लेते हैं, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसको क्या करेगा? दूर बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। और ये अगर माइनस है और ये प्लस है तो इसको भी अपने पास खींच लेगा। या ये प्लस है और ये माइनस है तो ये इसको अपने पास खींच लेगा, ठीक है, अपने पास से। लेकिन क्या करेंगे? हम इसको धन परीक्षण आवेश है तो इसको प्लस ही लेंगे और इसको भी हम प्लस ही लेंगे, तो जाहिर सी बात है ये इसको धकेलने का काम करेगा। तो क्या कहते हैं? बल का अनुभव करेगा। कैसे बल का? आकर्षण या प्रतिकर्षण। अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, क्योंकि एक से चिन्हों वाले आवेश के करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ये भी प्लस है, भी प्लस है, तो इसको दूर भगाया, फिर मेरे पास मत था, मेरे पास तो ऑलरेडी प्लस चार्ज है। और अगर इस पर माइनस आवेश है, इस पर प्लस आवेश है, तो ये क्या करेगा? आकर्षण बल, यानी कि इसको आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींच लेगा कि आ गया जल्दी से मेरे पास को। तो आकर्षण कैसे बल का अनुभव करेगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण, यानी आकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण
प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा कौन? ये कौन सा आवेश है? अन्य आवेश है, क्योंकि ये इसके क्षेत्र में कहाँ से आया है? बाहर से आया है। अन्य आवेश, तो किसी यानी कि कोई आवेश, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश इसका अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा में यहाँ पर लिखवा देता हूं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जिसमें क्या? अन्य आवेश, Q0 क्या है? अन्य आवेश है, तो लिखेंगे अन्य आवेश, अन्य आवेश क्या करता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव अनुभव करता है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के लिए क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। लिखेंगे कोमा लगाया जाता है, जब कहलाता शब्द आता है तो उससे पहले कोमा लगा देंगे। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और उसको किससे लिखते हैं हम? ई से प्रदर्शित करते हैं विद्युत क्षेत्र को। तो लिखेंगे इसे ई से दिखाते हैं। ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे थोड़ा सा एक इसमें नोट करके लिखेंगे। नोट, माइकल फैराडे ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम वैद्युत क्षेत्र का विचार दिया था। तो माइकल फैराडे ने सबसे पहले क्या करा? विद्युत क्षेत्र का विचार दिया था। और विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है? लिखेंगे यदि यदि आवेश Q व लगने वाला बल क्या है? F है, यानी कि Q पर लगने वाला बल F है, तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा? F बटे Q। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? F बटे Q हो जाएगा। क्षेत्र को किसके द्वारा दिखाते हैं? हम विद्युत बल रेखाओं के द्वारा दिखाते हैं। और उसको इस तरीके से खींचते हैं। ये एक समान रेखाएं हैं तो एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाएंगी। और अगर मान लो ये दोनों पास कभी दूर हो जाएंगी तो असमान विद्युत क्षेत्र को दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे इसको भी। नौ वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं
द्वारा दिखाते हैं। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका मात्रक भी क्या होगा, बल बटे यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा इसका मात्रक भी। विद्युत क्षेत्र का मात्रक, मात्रक भी लिख लेते हैं हम। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति, तो इसका मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक है। और यह एक क्या है, सदिश राशि है। इसको विद्युत बल रेखाओं द्वारा दिखाते हैं। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।